Welcome to Abrar Electrical World YouTube channel. I am starting a new series and it will have at least 10 or more lectures on this topic, that is the flexible AC transmission systems, FACTS devices. This is in real sense, it is a new technology because it was introduced in beginning of 1990, that is 1991, and then 1995. 1991 it was installed in Japan, introduced in Japan, and then also in Tennessee, USA in 1995. So this is in a real sense it is a new technology, that is the flexible AC transmission system. So this is in the first lecture I will introduce you to the topic, and I will discuss that what are the requirement of a power system to run in a stable condition, what is interconnected system, and why do we need the flexible AC transmission, and what is the meaning of this flexible AC transmission systems and devices. So let's see, that is new technology started around 1990, and in my knowledge there are no FACT devices installed in Pakistan at this time. मेरी नॉलेज में कम से कम नहीं है कि कोई भी चीज़ इंस्टॉल हुई हो अभी तक। इंडिया में कोई मेरा ख्याल है 10 या 12 इंस्टॉल हो चुकी हैं, लेकिन नॉट इन पाकिस्तान। अब लेट्स टॉक अबाउट द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑपरेशन। हम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑपरेशन क्यों करते हैं? देखिए, ये तो एक पॉसिबिलिटी है कि आपके पास एक जनरेटर है और आप वहाँ से आपके पास कुछ लोड है और आप उसको वहाँ से कनेक्ट कर दें, लेकिन जाहिर है कि इस केस में ये है कि आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर जनरेटर ख़राब हो जाए या लाइन ख़राब हो जाए तो होता क्या है कि जाहिर है कि जब सिस्टम ग्रो हो रहा है दुनिया में, एक शहर में, तो उस शहर में फिर एक से ज़ायद जब जनरेटर लगेंगे, और अगर एक लोकेशन पे लगेंगे, चाहे वो 5 या 4 या 10 लोकेशंस पे लगेंगे जिनको हम पावर प्लांट कहेंगे, तो उन सब केसेस में अगर उन सारों को एक जगह पूल कर दिए जाए रिसोर्सेज को, और फिर वहाँ से लोड को कनेक्ट कर दिया जाए, जिसको ही हम आमतौर पे ग्रिड का नाम देते हैं। ग्रिड का मतलब यही होता है नेटवर्क या जाल। एंड इफ़ वी कन्वर्ट all those power plant connect each other, connecting each other, and we make a grid or the net of those power stations and loads through the interconnected connecting lines which are known as the transmission line, underground and overhead, जो भी हो। तो इसका मतलब है कि पूरा सिस्टम जो था आपका कनेक्टेड हो गया। अब जो पूरा सिस्टम जब कनेक्टेड हो गया तो फिर इसका ये फ़ायदा हो गया कि आप जो है वो नेटवर्क को आप आराम से ऑपरेट कर सकते हैं, इस सेंस में कि अगर कहीं पर भी किसी प्लांट में, कोई पावर प्लांट में प्रॉब्लम है किसी स्टेशन पे, तो फिर दूसरे पावर स्टेशन से बिजली उसको मिल जाएगी और इस तरह सिस्टम चलता रहेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेकडाउन, ब्लैकआउट, ब्राउन आउट, ये सब बहुत कम हो जाएगी। तो इंटरकनेक्टेड सिस्टम के फ़ायदे बहुत हैं। अब जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम हो चाहे आइसोलेटेड सिस्टम हो, एक प्रॉब्लम जो है पावर सिस्टम का ये है कि जो पावर जब हम कहते हैं वो तो एक्टिव पावर होती है, लेकिन असल में जो एपरेंट पावर है वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू फ्लो होती है, यानी कि करंट जो फ्लो होती है, और वो क्या होती है, वो कॉम्बिनेशन होती है एक्टिव करंट और रिएक्टिव करंट। आपको पता है पी एंड क्यू, आपको शुरू से कोई क्लास 11 या 12 से भी ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि जो है पावर दो किस्म की होती है, और एपरेंट पावर होती है टोटल पावर, और जो है एक पावर होती है रिएक्टिव, एक पावर होती है एक्टिव, और दोनों को स्क्वायर करके जमा करके अंडर रूट लें तो एपरेंट पावर होती है। मैं वो चीज़ों की अभी कोई डायग्राम वगैरह इसलिए नहीं बना रहा कि वो चीज़ें बड़ी बेसिक हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा इतनी बारीक चीज़ों में। लेकिन हम फैक्ट डिवाइसेस के हवाले से दूसरे जो लेक्चर बनाएंगे वो इंटरेक्टिव होंगे। अब आप देखें कि अगर आपके पास एपरेंट पावर है, यानी कि एक्टिव पावर उसमें है और प्लस रिएक्टिव पावर है, और अगर रिएक्टिव पावर बढ़ जाएगी तो वो कैसे बढ़ेगी, जबकि लोड का पावर फैक्टर बहुत कम होगा। आपकी ट्रांसफार्मर और जो लाइनें हैं वो तो होती ही रिएक्टिव हैं, यानी कि वो भी रिएक्टिव इस सेंस में कि इंडक्टिव रिएक्टिव होती हैं, इंडक्टेंस होता है, और इससे पावर फैक्टर लो होता है। पावर फैक्टर लो होता है तो फिर ये जो करंट जो कि वेस्टफुल है, जो कि पावर डिलीवर नहीं कर रहा रियल, लेकिन लॉसेस पैदा कर रहा है, यानी वेस्ट तो कर रहा है। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपके एक सर्किट में अगर पावर फैक्टर 0.8 है, तो उसके अंदर अगर 100 एम्पियर करंट होगा तो उसमें जो है वो तकरीबन
इस तरह का 0.8 पे आएगा। अगर मैं उसको ज़बानी करूं तो 0.8 से 0.6 होता है दूसरा रिएक्टिव। 80 और 60, 80 एम्पियर और 60 एम्पियर, 80 एम्पियर एक्टिव और 60 एम्पियर रिएक्टिव, यानी कि करंट उसमें फ्लो हो तो दोनों को जब आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो तकरीबन 100 आ जाएगा। तो अब क्या हुआ कि ये जो 60 एम्पियर रिएक्टिव है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसमें ये भी तो लाइन में फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से लॉसेज हो रहे हैं ना, लॉसेज हो रहे हैं, इसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप भी हो रहा है। तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि ये कम से कम हो जाए, ताकि जैसे जैसे 60 एम्पियर कम होगा वो 40-30 होगा, पावर फैक्टर इंप्रूव होगा, तो आपके पास एक्टिव करंट की कैपेसिटी पैदा हो जाएगी। क्यों? एक्टिव करंट को आप बढ़ा दो। मतलब ये कि फ़र्क करो कि अगर रिएक्टिव करंट को ज़ीरो कर दो किसी तरकीब से, तो आप पूरा पूरा 100 एम्पियर एक्टिव ले लो। तो अब ये इसको ज़ीरो कैसे कर सकते हैं? लोड तो मोटर लोड होता है, ज़्यादा मोटर लोड है आपके पास, घरों में वाटर पंप है, इंडस्ट्री सारी रिएक्टिव लोड है, इंडक्टिव रिएक्टिव। यानी जब मैं रिएक्टिव कहूँ आप समझ जाएं कि इंडक्टिव रिएक्टिव की बात हो रही है, यानी कि लो पावर फैक्टर वाली। तो क्या करते हैं कि अगर आप कैपेसिटर ऐड कर दें सिस्टम के अंदर लोड पॉइंट पे, तो वहीं के वहीं जो है वो उसको किल कर दें इंडक्टिव रिएक्टिव करंट को, और फिर वो इसका मतलब है कि लाइन से जो ड्रा होगा वो करंट ज़्यादा एक्टिव होगा, ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, से पावर फैक्टर 0.95 हो जाएगा, तो आपके पास बहुत कैपेसिटी निकल आएगी। तो देखें कि कैपेसिटर ऐड करने से क्या हुआ कि उसके अंदर कैपेसिटी क्रिएट हो गई लाइन के अंदर एक्टिव पावर को फ्लो कराने की। इसीलिए आप देखेंगे लो पावर फैक्टर पे पेनाल्टी लगाती है यूटिलिटी कंपनी, क्योंकि उनकी लाइंस इस्तेमाल हो रही हैं यूटिलिटी की, लेकिन आप पूरा का पूरा रिएक्टिव पावर, अगर आपका लो पावर फैक्टर है सपोज 0.6 0.5 है, तो आप सिस्टम तो पूरा यूज़ कर रहे हैं, लाइनों पे कैपेसिटी भी फुल है आपकी इंडस्ट्री की वजह से, लेकिन आप बिल तो नहीं दे रहे हैं ना उसका। आपको पता है बिल तो खाली रिएक्टिव पावर पे तो बिल्कुल नहीं आता ना, एक्टिव पावर पे बिल आता है। जो आपका किलोवाट आवर है, किलोवाट पे बिल आता है, दैट इज़ द एक्टिव पावर, एक्टिव करंट। रिएक्टिव का तो यू डोंट पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसीलिए पेनल्टी लगाई जाती है पावर फैक्टर को बेहतर करें। तो अब ये सब चीज़ें जो हैं अब भी कंट्रोल होती हैं, और आप कैपेसिटेंस लगाते हैं, कैपेसिटर बैंक लगाते हैं कहाँ पर? ग्रिड स्टेशन पे, सब स्टेशन पे 11 kV के वहाँ सब जगह लगाए जाते हैं। वो इसलिए लगाए जाते हैं कि जो कि रिएक्टिव पावर को वहीं पर लोड के करीब में मिनिमाइज कर दिया जाए या किल कर दिया जाए। अब ये तरीका जो कैपेसिटर बैंक लगाने का है ये बहुत जगह भी लेता है। इसको आप मीडियम वोल्टेज स्विचेस से, स्विच गियर से कंट्रोल करते हैं, तो ये इतना रियल टाइम पे कंट्रोल नहीं कर सकता एक्टिव इंडक्टिव रिएक्टिव करंट को, और इतनी आसानी से नलीफाई नहीं कर सकता, इतनी जल्दी नहीं कर सकता। तो इसके लिए फिर नई टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम है फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम डिवाइसेस। इसमें यह है कि देखें ना, अगर आप कैपेसिटर बैंक लगा रहे हैं तो आप कर क्या रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि उसके अंदर एक इंडक्टिव पावर था, लाइन के अंदर इंडक्टिव करंट था, आप कह रहे हैं यार इसको कम करो। आप उसके अंदर कैपेसिटिव बैंक लगा करके, कैपेसिटर बैंक लगा के उसके अंदर आप एक रिएक्टिव पावर जो कि कैपेसिटिव है। आपको पता है कि इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस जो है, इसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस एक दूसरे को नलीफाई करते हैं। तो ये जो कैपेसिटर लगाते हैं हम, तो ये असल में जो इंडक्टिव रिएक्टिव करंट है उसको ये नलीफाई करते हैं, उससे कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो अगर इसका कोई ऐसा तरीका हो जाए कि ये फास्ट हो जाए, ये कोई ऐसा डिवाइसेस हो जो कि इसको तेज़ी से उसको इंजेक्ट कर दें उसके अंदर कैपेसिटिव करंट या लीडिंग करंट, तो उसका मतलब ये होगा कि वो जल्दी से, यानी कि रियल टाइम में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो इसलिए इन डिवाइसेस को लगाने से या इस किस्म की स्कीम्स को इंटीग्रेट करने से पावर सिस्टम में, ट्रांसमिशन लाइन पे, तो आप जो है बहुत सी चीज़ों बहुत जल्दी सिस्टम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप उसमें इंडक्टिव की जगह उसके अंदर एक्टिव करंट की कैपेसिटी पैदा कर दें लाइन में, एक्टिव पावर की, तो आपको जो है ट्रांसमिशन लाइन को जल्दी से डुप्लीकेट नहीं करना पड़ेगा, रीइंफोर्स नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा कंपनसेशन कर दें कि पता चला कि जनरेटर अगर आप कोई लगाने जा रहे थे 100 मेगावाट का, तो वो नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ रही है अगले 5 साल तक, क्योंकि आपने जो था वो फैक्ट डिवाइसेस लगा करके तकरीबन इतना ही कैपेसिटी जनरेट कर ली अपने टोटल नेटवर्क के अंदर। अब इन सारी चीज़ों को समझने के लिए मुझे डायग्राम बनाऊंगा, जो कि डायग्राम्स बेस होंगी किस पे? वो इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड पे होंगी, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल है
कि मैं यहाँ पर बनी बनाई ड्राइंग पे आपको समझाऊँ। मुश्किल तो नहीं है ही वो सारी मौजूद हैं लेक्चर, लेकिन मेरा तरीका ये है कि मैं आपको इंटरेक्टिवली शुरू से बेसिकली से जल्दी जल्दी आपको सारी चीज़ें समझा दूँगा, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप और लेक्चर का मेरे इंतज़ार करिएगा। जो चीज़ें यहाँ मैंने लिखी हैं ये सारी मैं बारी बारी एक्सप्लेन करूँगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको समझें, पढ़ें। जो इंजीनियर बाहर जाएंगे उनको इससे वास्ता फ़ौरन पड़ जाएगा, तो ये ना कहें कि हमने तो नाम ही नहीं सुना। इसलिए मैं इस सीरीज़ को शुरू कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।